पर सेकंड यूनिट फर्स्ट लेक्चर 2 टॉपिक है कॉलम्स लॉ। अभी हमने देखा था कि दो चार्जेस हैं, आपस में या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। रिपेल कब करेंगे? जब वो लाइक चार्जेस होंगे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव। अट्रैक्ट कब करेंगे? जब वो अनलाइक चार्जेस होंगे, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अट्रैक्ट और रिपेल करने का काम क्या है कि वो आपस में क्या लगा रहे हैं? फोर्स कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं कि वो दूर दूर चले जाएं। और अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं ताकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। ये फोर्स कैसा है? ये फोर्स है हमारा कोलम्बियन फोर्स, और इस फोर्स को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। कूलम्ब्स लॉ में हम देखेंगे कि हम दो चार्जेस लेते हैं Q1 और Q2। वो स्टैटिक चार्जेस हैं, रुके हुए चार्जेस हैं, और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं एक दूसरे से। तो वो आपस में क्या फोर्स लगाएंगे, ठीक है, इस फोर्स को डिस्क्राइब करेगा हमारा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ की स्टेटमेंट क्या हुई? ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस के। वो पॉइंट चार्जेस क्या होंगे? स्टैटिक, रुके हुए, ठीक है। इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यहाँ चार्जेस क्या है? Q1 और Q2, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का, क्या? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसकी डिस्टेंस बिटवीन देम, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या था? R। तो फोर्स क्या हो गया? इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R²। स्टेटमेंट क्या हुई? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस which are static is always directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। फोर्स क्या हुआ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन के। दूसरी इक्वेशन है फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ 1/r² के, r इनके बीच का डिस्टेंस। अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो इक्वेशन बनी फोर्स इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²। और फाइनल इक्वेशन हुई हमारी F इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। यहाँ पर K है हमारा कोलम्ब्स कांस्टेंट। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है कांस्टेंट वैल्यू का मतलब, और इसकी वैल्यू है हमारी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर अपॉन कोलम्ब स्क्वायर। तो K क्या हुआ? कोलम्ब्स कांस्टेंट। इसकी एक और वैल्यू होती है 1/4πε0। 4 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू है 3.14 जो मैथ्स में यूज़ होती थी, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे एक नया फैक्टर है ε0, इसका नाम होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे जो फ्री स्पेस है वो है हमारी ओपन एयर। इसका मतलब होता है कि फ्री स्पेस में जो हमारी वेव ट्रैवल कर रही है, चल रही है, वो कितना फैक्टर है, कितनी परमिटिविटी है, उसे कितनी परमिशन है चलने की। कोई भी वेव है जैसे सनरेज हो गई, उसकी फ्री स्पेस में ओपन एयर में चलने की परमिशन को हम कहते हैं परमिटिविटी, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कोलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। टोटल कोलम्बियन फोर्स की या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की इक्वेशन हुई 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। ओवरऑल कॉलम्स लॉ क्या हुआ? हम दो चार्ज पार्टिकल लेते हैं Q1 और Q2 जो स्टडी स्टेट में हैं, जो अब एक जगह रुके हुए हैं, वो r डिस्टेंस से अलग अलग रखे हैं। तो हम उनके बीच में देखेंगे कि वो आपस में क्या फोर्स लगाएंगे। तो वो फोर्स हो गया कोलम्बियन फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स। उसकी इक्वेशन क्या हुई? F इज टू K Q1 Q2/r²। F क्या है यहाँ पे? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। K क्या है? कोलम्ब्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कोलम्ब स्क्वायर। ये एक फिक्स वैल्यू है। उसके बाद जो ये दो चार्ज पार्टिकल हैं जो आपस में फोर्स लगा रहे हैं, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। ये कैसे पता चलेगा? अगर दो चार्ज पार्टिकल हम पॉजिटिव लें तो वो आपस में कैसे फोर्स लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स। अगर दो चार्ज पार्टिकल को हम एक पॉजिटिव लें और एक नेगेटिव लें तो वो कैसा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। जैसे हम मैथ्स में कोई भी क्वांटिटी को पॉजिटिव करने के लिए उस पर मोड लगा देते थे, तो यही फोर्स को अगर हम मोड लगा दें तो उसकी इक्वेशन हो जाएगी F मोड इक्वल्स टू K Q1 Q2 का मोड, क्योंकि ये दो चार्ज पार्टिकल हमारे पॉजिटिव हो सकते हैं और नेगेटिव, अपॉन r²। कोलम्बियन फोर्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इसकी वैल्यू हम रहेगी ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में, F मोड इक्वल्स टू Q1 Q2 का मोड अपॉन r² इन मैग्नीट्यूड फॉर्म। नाउ कोलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कोलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म का मतलब है कि हम कोलम्ब्स लॉ की पोजीशन बताएं कि वो स्पेस में कहाँ पर चार्जेस रखे हुए हैं। तो हमने एक XY प्लेन ले लिया, Q1 चार्ज ले लिया और Q2 चार्ज ले लिया।
यहाँ पे Q1 है R1 डिस्टेंस से ओरिजिन पे रखा हुआ है कि Q1 चार्ज एक R1 वेक्टर डिस्टेंस से रखा हुआ है और Q2 रखा हुआ है एक R2 से। तो देखिए यहाँ पे R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1 फ्रॉम ओरिजिन, कि इतनी पोजीशन पे रखा हुआ है वो ओरिजिन से, और Q2 रखा हुआ है R2 पे, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2 फ्रॉम ओरिजिन, ये एक ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो अब तक हमने देखा था मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है क्वांटिटी, जैसे कोई भी नंबर हो गया 2, 3, 4, तो उसका वैल्यू क्या थी, F इजिकल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब हमें देखनी है उसकी पोजीशन वेक्टर फॉर्म में। डायग्राम में क्या है, Q1 Q2 है जो कि एक XY प्लेन में रखा हुआ है। Q1 का डिस्टेंस ओरिजिन से ही लेते हैं हमेशा, वो R1 डिस्टेंस पे रखा हुआ है और Q2 R2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो ये जो Q1 और Q2 एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे उसे ही हम मैग्नीट्यूड और वेक्टर फॉर्म में कैलकुलेट करना है। जो ये एरो लगे हुए हैं इसका मतलब है कि एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। जो Q1 की तरफ एरो है उसका मतलब है कि Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है Q2 की वजह से, और जो Q2 की तरफ एरो लगा हुआ है उसका मतलब है Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है हमारे Q1 की वजह से। वेक्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाए, फॉर एनी यूनिट वेक्टर आर कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए, जो आर के ऊपर कैप लगी हुई है ये है हमारा यूनिट वेक्टर, इक्वल्स टू ए के ऊपर एरो लगा हुआ है, इसे बोल देते हैं कि वेक्टर फॉर्म में लिखा है, अपॉन ए क्या है मैग्नीट्यूड, जैसे नीचे लिखा है आर कैप क्या है यूनिट वेक्टर, ए के ऊपर एरो है वो है हमारा वेक्टर फॉर्म, और ए है हमारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड फॉर्म। तो अगर हम कैसे लिखा जाए, ए वेक्टर इक्वल्स टू ए इंटू ए क्या है मैग्नीट्यूड फॉर्म इंटू यूनिट वेक्टर, ऐसी हमारी कोलम्बन फोर्स की इक्वेशन है। उसे अगर अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एफ वेक्टर इक्वल्स टू, जो एफ अभी हमने इक्वेशन निकाली थी मैग्नीट्यूड फॉर्म की, वो इंटू उसकी आर कैप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया जाए। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं अगर हमें कोलम्बन फोर्स की वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन लिखनी है तो उसे कैसे लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इक्वल्स टू जो हमने इक्वेशन निकाली मैग्नीट्यूड फॉर्म की उसे मल्टीप्लाई कर दो उसके यूनिट वेक्टर से। बस सिंपल मैग्नीट्यूड को उठा के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वो बन जाएगी हमारी वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन। हम कह सकते हैं कोलम्बन फोर्स की वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए सिंपली उसके मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो। जो ये लास्ट इक्वेशन है, एफ के ऊपर जो वेक्टर है एरो लगा हुआ है वो है एफ वेक्टर, वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन इक्वल्स टू एफ क्या है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय आर कैप इनटू यूनिट वेक्टर। सो टू राइट एनी वेक्टर वी मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड एंड इट्स यूनिट वेक्टर। बस सिंपली मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसकी वेक्टर फॉर्म आ गई। तो कोलम्बन फोर्स की वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन के लिए हमने जो लास्ट इक्वेशन है वो देखिए, एफ वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये अभी हमने डिस्क्राइब किया था, ये क्या था कोलम्बन फोर्स की मैग्नीट्यूड इक्वेशन, और आर कैप क्या बन गया वो उसका यूनिट वेक्टर। बस सिंपली वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन के लिए मैग्नीट्यूड में उसके यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो तो वो कोलम्बन फोर्स की क्या बन गई हमारी वेक्टर इक्वेशन। तो ये Q1 Q2 एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वो कैसे बताएंगे, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल Q2, तो इसमें नोटिफिकेशन में चेंज आ जाएगा F12 वेक्टर, इसका मतलब है कि पार्टिकल 1 पे फोर्स लग रहा है पार्टिकल 2 की वजह से, इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R12, और ऐसे ही यूनिट वेक्टर जो यूनिट वेक्टर आर कैप है उसमें भी 1-2 का चेंज आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो इससे बस F12 मतलब पार्टिकल 1 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू पार्टिकल 2। अब यहाँ पे देखिए जो आर कैप लगा हुआ है 1-2 उसका मतलब है पोजीशन वेक्टर बिटवीन 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में क्या पोजीशन है इनकी, Q1 की और Q2 की। और इसे लिखने का तरीका भी बताया था, आर कैप का वो वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। नीचे वाली इक्वेशन है आर कैप 1-2 इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R2, ये क्या हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि R1 की पोजीशन अभी बताई थी कि स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है 1, 2, 3 कोऑर्डिनेट पे, ऐसे ही R2 जो Q2 है वो कहीं पे भी हो सकता है 2, 3, 4, तो इन दोनों वेक्टर को अगर माइनस करें तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो क्वांटिटी की फॉर्म में आता है, 1, 2, 3 माइनस कर दो वो एक मैग्नीट्यूड में आ जाएगा। तो R12 तो हो गया हमारा मैग्नीट्यूड और R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो भी वैल्यू निकाली इस मेन इक्वेशन में पुट कर दो, R12 कैप उसकी वैल्यू जो हमने निकाली थी R1 माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 का मोड, और R1
1 2 क्या वैल्यू की थी जो हमने लास्ट स्लाइड में निकाली थी, वो उस मेन इक्वेशन में हमने पुट कर दी। तो लास्ट में जो मेन इक्वेशन निकल के आई, एफ वेक्टर 1 2 इक्वल्स टू के Q1 Q2 मल्टीप्लाई R1 वेक्टर माइनस R2 अपॉन R1 माइनस R2 के मोड का क्यूब। ये है हमारी मेन इक्वेशन जो कि कोलम्बियन फोर्स की है इन वेक्टर फॉर्म। तक था फोर्स F12, फोर्स लग रहा था 1 पार्टिकल पे 2 की वजह से। ऐसे ही हम दे सकते हैं कि फोर्स लग रहा है सेकंड पार्टिकल पे 1 की वजह से। बस क्या चेंज आएगा मेन इक्वेशन पे, F12 की जगह हर जगह लिखना है हमें F21। तो F21 इक्वल्स टू के Q1 Q2 मल्टीप्लाई बाय R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 के मोड का क्यूब। दोनों इक्वेशन सेम है, तो ये 1 मार्क्स में आ सकती है। हमने देखा दोनों फोर्सेस की इक्वेशन सेम है, चाहे फोर्स 1 पार्टिकल से 2 के ऊपर लग रहा हो या 2 के ऊपर से 1 लग रहा हो। तो F12 इक्वल्स टू F21, बस चेंज क्या है कि वो उनकी पोजीशन चेंज है, वो स्पेस में अलग अलग जगह रखे हैं। तो उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा बट डिफरेंट होगा उनके साइन। साइन क्या है, माइनस। माइनस का मतलब है कि उनकी पोजीशन डिफरेंट है स्पेस में, वो अलग अलग जगह पे रखे हुए हैं, उनका डायरेक्शन अलग है दोनों का फोर्सेस का।